हेलो एवरीवन। और आजकल बच्चों ये मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर सीरीज 7 मतलब क्वेश्चन आंसर की वीडियोस में डाल रही हूँ। तो एग्ज़ाम के लिए बच्चों को मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डाले हैं, अब तक जो स्टार्टिंग की वीडियो डाली थी उसमें मैंने चैप्टर्स के नाम नहीं लिखे थे, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेल से रिलेटेड था। पर अब मैंने यहाँ पे, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो ये 2 चैप्टर के हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आरक्यू? राइट द आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो, व्हाट इज आरक्यू? आरक्यू का मीनिंग होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। आरक्यू का एक्सपेंड फॉर्म हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। RQ is the ratio of CO2 evolved. Ratio of CO2 evolved with ratio of O2 consumed in बायोलॉजिकल रिएक्शन या इन ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इज कॉल्ड आरक्यू। तो आरक्यू का जो होता है, इसका फॉर्मूला रेशियो ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन रेशियो ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में हम इसको ये लिख देते हैं कि आरक्यू इज इक्वल टू CO2 अपॉन O2। आरक्यू की वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन सा जो सबस्ट्रेट है बायोलॉजिकल रिएक्शन में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, बायोलॉजिकल रिएक्शन यहाँ पर रेस्पिरेशन है, कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कौन सा सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात करती हूँ, तो कार्बोहाइड्रेट का जो हम ऑक्सीडेशन दिखाते हैं इक्वेशन में, C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर अगर आरक्यू की वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के लिए निकालोगे, ये कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या होगा 6CO2 अपॉन 6O2, तो O2 और CO2 तो आरक्यू हो गई, 6 से जो है 1, तो आरक्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अलग अलग सबस्ट्रेट का बताना है इसमें, तो इसमें इक्वेशन की फॉर्म में उन्होंने नहीं पूछा है, ये छोटा क्वेश्चन है, तो कार्बोहाइड्रेट का मैंने इक्वेशन की फॉर्म में बता दिया है। एनसीईआरटी में फैट के लिए पामिटिक एसिड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका आरक्यू भी निकाला हुआ है, पर बाकी का यहाँ पर केवल हम लिख देंगे। आरक्यू ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का आरक्यू जो होगा वो लेस देन 1, दैट इज 0.9। आरक्यू ऑफ फैट, फैट का जो आरक्यू होता है ये भी लेस देन 1, 0.7। फैट का जो आरक्यू होता है वो 0.7। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड का, जो ऑर्गेनिक एसिड ये एनसीईआरटी में नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1, ये मोर देन 1 दैट इज 1 पॉइंट समथिंग, 1.5, ये समथिंग होता है। पर एक इसमें नीट का क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का जो आरक्यू होता है वो होता है ये ऑर्गेनिक एसिड, पर इसका आरक्यू की वैल्यू होती है 4। ये नीट का क्वेश्चन है। अब इन्होंने कहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखो, C6H12O6, एनारोबिक बोला है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी। तो आरक्यू की वैल्यू निकालो, इसमें कितनी होगी 2CO2 अपॉन O2 तो है ही नहीं, तो अपॉन 0। और किसी 0 से अगर किसी न्यूमरल, मतलब 0 से न्यूमरल को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट, तो इस केस में आरक्यू होगी इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यूज बतानी है, कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू 1, आरक्यू इज इक्वल टू 1, प्रोटीन का लेस देन 1, 0.9, फैट का लेस देन 1, 0.7, ऑर्गेनिक एसिड का 1.5 समथिंग होता है, मैलिक एसिड वगैरह के केस में मोर देन 1 है, पर ऑक्सैलिक एसिड का आरक्यू होता है 4, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आरक्यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है
राइट डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखो पहले सिंपल ये देखो, फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब सिंपल पहले फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, बस सिंपल। फॉस्फोरिलेशन का मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अगर एटीपी का फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस या फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। और फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होगा? टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ एटीपी in the presence of oxygen is called oxidative phosphorylation. It occur in mitochondria. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और फोटोफॉस्फोरिलेशन, एटीपी का फॉर्मेशन के लिए फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है, मतलब इसके लिए कौन सी प्रोसेस होती है? तब तुम्हारा आंसर होगा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। तो अगर डिफरेंस आता है, ये तीनों पॉइंट डिफरेंस के तुम डाल सकते हो। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जब तुम पढ़ते हो, देखो मैंने ये सारी इसकी वीडियो, फोटोसिंथेसिस की सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, C4 साइकिल सब डाली हुई है, वहां पर तुम देख सकते हो। पर फिर भी यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि जो लाइट रिएक्शन है वो दो हैं, एक तो नॉन साइक्लिक और एक होता है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जिसको जेड स्कीम भी बोलते हैं, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ये सिंपल मतलब साइक्लिक जो साइकिल की फॉर्म में होती है, मीन्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS1 फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 ये दोनों काम करते हैं, और साइक्लिक में ओनली PS1 वर्क्स करता है। तो एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम में दे रखा है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम गिवन है, इसकी वीडियो मैंने सब डाली हुई है। अब ये देखो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इससे जब इलेक्ट्रॉन निकले, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फिर दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब ये वाला जो होगा PS1, P700, ये P680। तो यहाँ से निकलकर इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे वो वापस इसमें नहीं आते, दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, तो इसलिए कहलाएगा नॉन साइक्लिक। ऐसा क्यों होता है, तो इसकी वीडियो मैंने पूरी डाली हुई है, वहां पर तुम देख सकते हो। जो साइक्लिक होता है कि इस सेकंड P700 से इलेक्ट्रॉन निकले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ले लिए इन्होंने NAD से NADH, नहीं यहाँ पर ये नहीं, सॉरी, ये तो नॉन साइक्लिक का, ये जेड स्कीम का। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को तुम इसमें देखोगे कि P700 से इलेक्ट्रॉन निकले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू वापस अपने ही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में आ गए हैं। तो इसलिए ये एक साइकिल की फॉर्म में बना रहे हैं और एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको साइक्लिक मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और इसको क्या बोलोगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड जेड स्कीम। ठीक है, और पूरे डिस्क्रिप्शन के लिए इसके ये मेरी वीडियो जो फोटोसिंथेसिस की वीडियो डाली हुई है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट पार्ट है, मतलब फर्स्ट साइकिल ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक एनएरोबिक फेज है, एनएरोबिक फेज है। एनएरोबिक फेज का मतलब इसके किसी भी स्टेप में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ग्लाइकोलाइसिस में मैं बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे समझा रही हूँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहले ये बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फिर इससे 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक तो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड एंड 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर इससे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड,
और लास्ट में होगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड और लास्ट में सबसे क्या होगा, पायरुविक एसिड। तो क्वेश्चन ये होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है ये कि राइट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड इट्स फेट्स इन वेरियस कंडीशंस। मतलब इसका सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुविक एसिड। अब इसमें यहाँ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी के चॉइस में आया हुआ है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पर हम ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हम लेकर चल रहे हैं और ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से, देखो अभी मैंने यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है ये भी 6 कार्बन है और 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में स्प्लिट हुए हैं। तो जो रिएक्शन मैंने इसकी समझाई है कि 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड, वो रिएक्शन इसकी चलेगी। तो इसका मतलब पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लाइकोलाइसिस में, 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब जब 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड यानी कि कार्बन 3, पायरुविक एसिड के अंदर कार्बन के 3 हैं और 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, तो पायरुविक एसिड का फेट अब ये डिपेंड करता है कि सेल के पास ऑक्सीजन है या नहीं है। ध्यान से समझना, इफ ऑक्सीजन एब्सेंट और इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, इफ ऑक्सीजन एब्सेंट, इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो कौन सी प्रोसेस होगी, फर्मेंटेशन। कौन सी प्रोसेस होगी, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी कौन सी है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है बेटा। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो क्रेब्स और ईटर्स, ये सारी प्रोसेस है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने ये तुम्हें 4 क्वेश्चंस कराए हैं और ये एग्जाम के लिए जो बच्चों के 11th के एग्जाम चल रहे हैं इनमें से क्वेश्चन आना कंपलसरी है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।